हेलो फ्यूचर नर्सेज। आज जो हम यूनिट कंप्लीट करेंगे वो यूनिट 4 है जेनेटिक की एंड 4th सेमेस्टर के लिए है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं 4th सेम के इस जेनेटिक की यूनिट में और किस तरीके से इनको लिखना है और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, देन आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। यहाँ पे हम नोट्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिट हमारी 4 है जेनेटिक की, जिसका नाम है जेनेटिक कंडीशंस ऑफ अडल्सेंस एंड अडल्ट। अब हमने साइकोलॉजी के अंदर, आपको पता हो तो हमने पढ़ी थी कि लाइफ को कुछ फेजेस के अंदर या स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें अडल्सेंस और अडल्ट्स ये सारे भी डिवाइड होते हैं। तो ये जो है इनके अंदर कौन कौन सी जेनेटिक, बेसिकली देखें तो अडल्टहुड में कौन कौन सी जेनेटिक कंडीशंस जो है हमें देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक फैमिलियल कैंसर्स। सबसे पहले जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो फैमिली के अंदर कैंसर्स देखने को मिलते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे कि फैमिलियल कैंसर्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्या रीजंस होते हैं एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं। इज़ इट क्लियर? अब थोड़ा सा देखो, जेनेटिक का मतलब हम समझ सकते हैं जीन्स, क्रोमोसोम्स। जेनेटिक से हमें ये समझ आता है कि जीन्स, क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए की बात हो रही है। अब यहाँ पे फैमिलियल कैंसर मतलब ऐसे कैंसर्स जो फैमिली टू फैमिली, खानदानी कैंसर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ख़ानदानी कैंसर्स कैसे हो सकते हैं? जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? फैमिलियल कैंसर्स रेफर टू कैंसर्स occurring more frequently in certain families that expected by chance, potentially indicating an inherited genetic predisposition। मतलब वही है कि अपनी आपकी जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर जो भी अब लोग आने वाले हैं उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटी को ये इंडिकेट करती हैं। तो हम फैमिलियल कैंसर किसे बोल सकते हैं? ऐसे कैंसर जो लगातार, मोर फ्रिक्वेंटली, लगातार फैमिलीज़ के अंदर हो रहे हैं और जो है पोटेंशियली वो इंडिकेट करते हैं इनहेरिटेड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को। तो बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में बोलें तो इतनी सी बात याद रखना, फैमिलियल कैंसर कौन से हैं? खानदानी कैंसर्स हैं, और वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर भी जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि ये एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो पहले से ही देखने को मिल सकती हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, कि इसके की एस्पेक्ट्स क्या है फैमिलियल कैंसर के। बेसिकली की एस्पेक्ट्स तो नहीं बोल सकती मैं, टाइप्स बता सकती हूँ। आप की एस्पेक्ट लिख करना चाहे तो भी। फैमिलियल कैंसर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स एंड द सेकेंड वन इज़ फैमिलियल कैंसर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। मतलब कुछ भी, वो बोलते हैं ना जैसे हमारा धागा होता है वो पूरा उलझ जाता है, अब उसको सुलझाना मुश्किल होता है। वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना धागे के अंदर, ये धागे के अंदर अगर वो उलझ गया है, गुच्छा बन गया है, तो उसका वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो बेसिक मैं बोल सकती हूँ कि कॉज क्या है, या फिर उसको खोलना कहाँ से है, उसका एंड कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ना। तो वही चीज़ हमें किस में देखने को मिलेगी? फैमिलियल कैंसर क्लस्टर में। वहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो फैमिली के अंदर खानदानी कैंसर देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्ट जेनेटिक कंडीशंस की वजह से देखने को मिल रहा है या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिल रहा है।
तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा। क्लस्टर से गुच्छे वाला एग्जाम्पल याद रखना कि आइडेंटिफाई नहीं है। अब पीछे कौन सा बच गया, हमने 2 टाइप से बताया, पीछे कौन सा बच गया, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम। हेरिडिटरी मतलब कि आइडेंटिफाई हो चुका है कि हाँ यही मुजरिम है, यही वो जीन है जिसकी वजह से फैमिली के अंदर ये डिसऑर्डर चलता हुआ आ रहा है। तो हेरिडिटी कैंसर सिंड्रोम एंड फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, लैंग्वेज में नहीं पढ़ूंगी, अदरवाइज़ जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नोट्स जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ईजी वे में। तो बेसिकली क्या है कि हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम क्या होता है, स्पेसिफिक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एंड ये आइडेंटिफाई हो चुका है। बट फैमिलियल क्लस्टर में क्या है, क्लस्टर वाली सिचुएशन है, फैमिली के अंदर कैंसर्स तो देखने को मिल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन हो रहे हैं, बट ये वाली चीज़ नहीं है कि कोई भी जो सिंगल जीन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कोई जीन अकाउंटेबल नहीं है कि अजी हमने तो नहीं किया, उन्होंने किया होगा। लाइक SBI की तरह की काउंटर नंबर उस पे जाओ, काउंटर नंबर उस पे जाओ, तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी रहती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर एग्जांपल है कि मल्टीपल मेंबर्स डायग्नोज विथ ब्रेस्ट कैंसर, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन BRCA जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है इसके लिए, बट वो जो है वो इसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, क्लियर उसका म्यूटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज है कि ये कांड जो है वो किसका है, किस डिपार्टमेंट का है। लेट्स ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि फैमिलियल कैंसर्स हमारे जो थे, फैमिलियल कैंसर्स हमने फैमिलियल कैंसर क्या होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम एंड द सेकेंड वन इज़ फैमिलियल कैंसर क्लस्टर। अब इसके बाद में हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम जो अब इसके बाद में एक और एग्जांपल है जो कि थोड़ा फेमस एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, अभी आगे बताऊँगी। सो हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम आर मोर प्रीसियसली डिफाइंड, ये मैंने जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दिया है, ठीक है, कि हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम के अंदर क्या डिफरेंस होता है और जो फैमिलियल कैंसर है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं। अब इनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑब्वियसली यही है कि जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं हम, या फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर रूटीन टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, पर अगर जेनेटिक के बेसिस से देखें तो यही होगा। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें, मैं जेनेटिक के हिसाब से पढ़ा रही हूँ तो उतना ही पढ़ाऊँगी, ठीक है, जेनेटिक में हमें कितना लिखना है उस हिसाब से बता रही हूँ। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहला तो क्या है भाई, प्रिवेंट कर लो, कुछ हो रहा है उससे पहले प्रिवेंट कर लो और अर्ली डिटेक्शन कर लो। अच्छा ये बताओ, प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन जो है वो प्रिवेंशन की 4 टाइप्स के जो प्रिवेंशंस होते हैं, स्टेज होती है, उसमें से कौन सी स्टेज में आएगा किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना और अर्ली डिटेक्शन। अब एक हिंट दे देती हूँ, दोनों अलग अलग में आएंगे, और रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना एंड द सेकेंड वन इज़ अर्ली डिटेक्शन, कौन से टाइप का प्रिवेंशन है। इफ़ यू नो देन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। तो देखो, अर्ली डिटेक्शन, अंडरस्टैंडिंग फैमिलियल कैंसर रिस्क अलाउज फॉर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, सर्जरीज थेरेपीज़ वगैरह होती है। ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या मेडिकल मैनेजमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे, किसमें, AHN में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली यही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, यहाँ पे क्या देखने को, सर्जरीज और थेरेपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब इसमें एग्जांपल्स बता देते हैं, फैमिलियल कैंसर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं जो फैमिली टू फैमिली चलते आते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है BRCA1 एंड BRCA2। अब एक लेंज सिंड्रोम होता है, लेंज सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारे कोलॉन्स है, ठीक है, उसके अंदर हमें कैंसर देखने को मिलता है जनरेशन टू जनरेशन।
और वो किस जीन की वजह से देखने को मिलता है, MLH1 जीन की वजह से और MLH2 जीन की वजह से। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज़ लिंच सिंड्रोम। तो लिंच सिंड्रोम क्या है, एक जेनेटिक कैंसर का बोल सकते हैं, फैमिलियर जेनेटिक कैंसर का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली हमें कैंसर जो है वो देखने को मिलता है कॉलोन्स के अंदर, जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। तो यहाँ पे आपका ये जो फैमिलियल कैंसर है वो ख़त्म हो जाता है। ये फैमिलियल कैंसर्स जो है हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, खानदानी कैंसर 2 टाइप्स, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक के अंदर डिटेक्ट होता है और एक के अंदर क्या होता है, क्लस्टर गुच्छा बना हुआ होता है। डायग्नोसिस वही, फैमिली हिस्ट्री लेनी है और जो बाकी जो टेस्टिंग्स हैं वो, मैनेजमेंट इज़ प्रिवेंशन या फिर कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट या थेरेपीज़ हैं, वो 3 आ जाएंगी। एग्जाम्पल में कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड लिंच सिंड्रोम। जो ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर है वो BRCA1 एंड BRCA2 की वजह से होता है। एंड जो लिंच सिंड्रोम है वो क्यों होता है, वो होता है MLH1 एंड MLH2 जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से, और ये आपका उसका डायग्राम है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो इनबॉर्न का मतलब क्या होता है, जब बेबी जो है वो इस वर्ल्ड में आता है उस टाइम पे उसके मेटाबॉलिज्म में क्या क्या जो एरर्स है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम ये वाली चीज़ देखेंगे कि इनबॉर्न एरर्स क्या क्या है जो देखने को मिलेगी हमें। तो यहाँ पे बेसिक 4 एरर्स देखेंगे। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है तो बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, बट हम इसको इजीली पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए ये नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। मान लो कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होना चाहिए ना। सो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में कितनी एरर्स हैं, 4 एरर्स हैं। तो इसका याद रखने का FGMP, FGMP कैसे याद रख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ना इसको याद रख लो, FGMP, या फिर कोई और ट्रिक भी ले सकते हो। सो FGMP से याद रखना, F फॉर फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ समझो कि मेटाबॉलिज्म इन एरर्स। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो किस किस के मेटाबॉलिज्म में एरर आ रही है वो याद हो जाएगी। सबसे पहले फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, नाम में क्या है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब क्या हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, फ्रक्टोज का कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो इसका कनेक्शन किससे हो गया, उससे हो गया। फिर सेकंड वन इज गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया मिया मतलब क्या, गैलेक्टोज की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसका मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है, गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आ सकता है। फिर मेपल सिरप यूरिन सिंड्रोम, एक सिरप होती है जिसका नाम है मेपल सिरप। तो यूरिन के अंदर ना बिल्कुल वैसी ही क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो इसको बोलते हैं मेपल सिरप यूरिन सिंड्रोम। एंड और इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स यूरिन, ठीक है, यूरिन से बर्निंग सेंसेशन याद रखना। यूरिन क्या होता है, एमिनो एसिड्स जो है इसके अंदर क्या होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं हमारा ये भी एक जो एमिनो एसिड्स है इसका मेटाबॉलिज्म, फिनाइल एलानिन, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। अब कहीं पे मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक बताई है। फिनाइल एलानिन वाला है जो ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ये शॉर्ट ओवरव्यू था। सो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है, रट्टा नहीं मारना है,
ऑब्वियसली रट्टा मारना तो है ही, हमारे ही एजुकेशन सिस्टम है, पर उससे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि अगर आप चीज़ें भूल जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। सो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, क्या याद रखना है, इंटॉलरेंस मतलब फ्रक्टोज का इंटॉलरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक एंजाइम जो है हमारे पास, एंजाइम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का डिसऑर्डर है, बट हम जेनेटिक में पढ़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो एक एंजाइम जो है ना, जिसका नाम है एल्डोलेज बी, एल्डोलेज बी, जिसका जो है वो उसकी कमी हो जाती है। जब एल्डोलेज बी ही नहीं है तो बेचारा फ्रक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। सो इसके अंदर क्या होता है, इट डिसऑर्डर इन विच अ न्यू बॉर्न लैक एन एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन द फ्रक्टोज। कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। बी एफ से याद रखना, बी फॉर एल्डोलेज बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था कि फ्रक्टोज है फिर फिनाइल एलानिन है, दोनों के अंदर एंजाइम्स है तो उसमें वैसे है नहीं पर हो सकता है। सो बी एफ से याद रखना, बी फॉर अगर एल्डोलेज बी नहीं होगा तो एफ भी नहीं होगा, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा। सो बी फॉर एल्डोलेज बी की जो है वो लेग डाउन होगा, इस वजह से जो फ्रक्टोज है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। एल्डोलेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू break down fructose, as a result fructose is not metabolized to glucose, so fructose जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता एंड thus blood glucose level falls down। तो इससे क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स डाउन हो जाता है। अब बेसिक सिम्टम्स मान लो एग्जाम में आ गए, तुक्का कैसे मारना है बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स डाउन हो रहा है। अब इससे ज़्यादा तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वीकनेस देखने को मिल सकती हैं, ज़्यादा भूख लगेगी, या फिर हम ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। सो ये था हमारा फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ज़्यादा आता नहीं है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं तो ये याद रख देना। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, एल्डोलेज बी जो एंजाइम है उसकी कमी की वजह से हो जाता है। फिर सेकंड हमारा है गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टो से गैलेक्टोज, मिया का मतलब कमी हो रही है। अब गैलेक्टोज की कमी हो रही है मतलब क्या, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, एक लाइन हो गई। अब गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, गैलेक्टोसीमिया इज गिवन मिल्क देन, अच्छा इसके अंदर नहीं लिखा है, यही है सिंपल सी चीज़ है कि गैलेक्टोज का जो हमारा है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, ज़्यादा डीप में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो गैलेक्टोज का यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। अब गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर बेबी को दूध देंगे, हम दूध पिलाएंगे तो क्या होएगा यहाँ पे, इफ़ एन इन्फेंट विथ गैलेक्टोसीमिया इज गिवन मिल्क then substance made from galactose stored in the infant system, it damages brain, liver and kidney etc। सो गैलेक्टोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब गैलेक्टोज का ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा तो वो कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा। सेम फ्रक्टोज की बात है कि जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा तो वो स्टोर होगा। जैसे कि हमारे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन आ रही है तो कंप्लेन को अगर आप सॉल्व करते जा रहे हो तब तो वो सॉल्व हो रही है, बट अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो क्या हो रही है, वो इकट्ठा हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि अगर आप बैंक के अंदर जैसे अगर जितने ज़्यादा लोगों के आप जल्दी डाउट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बैंक के अंदर भीड़ कम होगी, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या होता है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। सो यही चीज़ जो है वो मेटाबॉलिज्म के साथ भी होती है कि अब जब उनका मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है, यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो बेचारे बोल रहे हैं आई जी हम कहाँ जाएँ अब, तो वो बॉडी के अंदर ही जमने लगते हैं कि हम तो इधर ही मूंग दलेंगे। सो ये गैलेक्टोसीमिया में होता है। अब सबके अंदर लिख सकते हो कि ये चीज़, ये जो मेटाबॉलिज्म एरर्स हैं उसके अंदर ये स्टोर्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो अब जब ये स्टोर होंगे तो ये क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ऑब्वियसली ब्रेन और लिवर वगैरह किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि किडनी ब्रेन लिवर को इनकी इतनी आदत है नहीं। तो अब हम थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। गैलेक्टोसीमिया के अंदर क्या होता है, गैलेक्टोज की कमी हो जाती, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। इस वजह से क्या हो जाता है, अगर बेबी को मिल्क वगैरह देंगे तो गैलेक्टोज जो है वो स्टोर हो जाता है किडनी, आइज, ब्रेन एंड लिवर के अंदर। अब हम मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में MSUD भी बोलते हैं। अब ये भी क्या होता है भाई साहब, ब्रेन वगैरह के अंदर क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होने लगता है, वही डैमेज हो जाएंगे। तो मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली रेयर होती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो बेबी है उसके अंदर यूरिन के अंदर कौन सी स्मेल आती है, मेपल सिरप के जैसी स्मेल आती है। और इसके अंदर एक हमारा जो एमिनो एसिड्स होते हैं, टोटल 3 एमिनो एसिड्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। जब उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर उनकी कमी हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर उनकी कमी होगी, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया तो बॉडी के अंदर कमी हो गई, और इनकी जो प्रीकर्सर फॉर्म थी, मतलब जो पहले की फॉर्म थी, वो बॉडी के अंदर क्या होती रहेगी, जमा होती रहेगी। मतलब यही है ना कि ए का मेटाबॉलिज्म होके बी को बनना था। अब यहाँ पे बी बन ही नहीं पा रहा, बी बन ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, बी की तो बॉडी के अंदर कमी होगी, और ए जो है उसकी बॉडी के अंदर संख्या बढ़ रही है, तो ए क्या होने लगेगा, बॉडी के अंदर स्टोर होने लगेगा। तो बी की कमी के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, और ए के ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन वगैरह जो है ये भी डैमेज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो जाके जमेगा। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म एरर्स जो हैं उसके अंदर ये कॉमन चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अब इसके अंदर कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। 3 होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लिव जो है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर में। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। So due to a deficiency or in the activity of branched chain alpha keto acid dehydrogenase complex, इसको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा ये। ब्रांच्ड चेन, वन लाइनर्स में आते हैं। ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है या फिर उसमें कमी हो जाती है। इस वजह से जो हमारे लिव नाम के एंजाइम्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, उनका क्या नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। सो ये स्मेल लाइक मेपल सिरप इन द मोस्ट सीवियर फॉर्म एमएसटी कैन डैमेज ब्रेन, और इससे डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये था हमारा मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, जिसके अंदर 3 एमिनो एसिड्स थे, एल फॉर ल्यूसीन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, वी फॉर वैलिन। इन तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था। फिर हमारा 4th नंबर पे आता है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में PKU भी बोलते हैं, जो बेसिकली हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में बताएं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो फिनाइल एलानिन नाम का एमिनो एसिड्स है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। जब फिनाइल एलानिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता तो क्या हो जाता है, फिनाइल एलानिन बॉडी के अंदर जमा होने लगता है और वहीं ये नुकसान पहुंचाने लगता है। तो यहाँ पे किस एंजाइम की वजह से फिनाइल एलानिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा, कौन सा एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म जो एरर्स थी वो पढ़ ली, 4 थी। और ये चारों के अंदर एक चीज़ हमें मेन देखने को मिली कि अगर ए का मेटाबॉलिज्म जो है होता है और बी बनता है सी की प्रेजेंस में, तो अगर सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ए से बी नहीं बन पाएगा। मतलब बी की तो बॉडी में हो जाएगी कमी, उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ए जो है उसकी ज़्यादा अधिकता होने की वजह से ए जो है वो बॉडी ऑर्गन्स में जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से वो उन ऑर्गन्स को उस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा।
तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ इनबॉर्न एरर्स में होता है। जो फोर्थ वन थी वो है फिनाइलकीटोनुरिया, फिर मेपल सिरप यूरिन डिजीज, गैलेक्टोसीमिया, एंड फर्स्ट थी हमारी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। तो यहाँ पे हमारी ये जो इनबॉर्न एरर्स हैं वो ख़त्म होती हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप एंड एलील्स। तो अब हमारा जो ABA ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसको आप अच्छे से जितना मैं जानती हूँ आपने 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है उसके बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी होते हैं जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए बस ये ओवरव्यू और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप एलील्स। तो सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का ओवरव्यू देख लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी की, बॉडी के अंदर एंटीजन, ब्लड के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी की प्रेजेंस के बेसिस पे हमने इसको क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, सो तो ये हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। तो ये तो आप मानते होंगे कि ये जानते होंगे कि ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो है वो किसने दिया था, कार्ल एंड स्टिनर ने दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने मतलब क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है उसको उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था, किस बेसिस पे बांटा था कि हमारा जो ब्लड है ये हमारी मान लो वेन एंड आर्टरी, जो भी मानना है आपको, मान लो ब्लड वेसल्स है, सिंपल ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर ये हमारी RBCs हैं, ये हमारी WBCs हैं, और ये हमारी प्लेटलेट है। ठीक है, अब ये जो हमारी RBC है इसके ऊपर कौन जन बैठा है, कौन जन बैठा है, कौन जन बैठा है, कौन जन बैठा है, वो हमें कैसे पता लगेगा, ब्लड ग्रुप से पता लगेगा। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब उसकी RBC पे कौन जन बैठा है, बिहार में बोलता है ना कौन जन, तो उसकी RBC पे कौन सा जन बैठा है, B जन बैठा है, मतलब B एंटीजन बैठा है। अब ऑब्वियसली जब RBC के ऊपर B एंटीजन है तो उसका जस्ट ऑपोजिट किस में प्रेजेंट होएगा, ब्लड के प्लाज्मा में। तो अब अगर RBC पे B जन बैठा है तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, A फॉर एप्पल। इज इट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को एंटीजन एंड एंटीबॉडी में। सिंपल याद रखना, किसकी RBC में कौन जन बैठा है ये हमें कैसे पता लगता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है मतलब उसकी RBC पे कौन जन नहीं बैठा है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप A भी है तो हे भगवान, दो लोग बैठे हैं A और B, तो बेचारे की जो RBC की जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या बैठा हुआ है, A एंटीजन बैठा हुआ है, ये वाली चीज़ है। तो अब इसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, अब जीनोटाइप क्या होते हैं, हमने जो जेनेटिक में ये चीज़ तो कॉम नॉर्मल ही है। ठीक है, जेनेटिक में हमने क्या पढ़ा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो इसका चांस ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में IA और या फिर IA या फिर I0 जो है वो जीनोटाइप जो है वो एलील ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हो। तो वहाँ पे अगर I0 होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली A डोमिनेंट करेगा, और अगर A डोमिनेंट करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, मतलब RBC पे कौन जन बैठेगा, A। और अगर दोनों ही A हुए तो मतलब क्या है, कौन सा भी बैठे A ही बैठेगा, यही माना जाएगा। तो ये जो क्या ये क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, ब्लड ग्रुप एलील्स जो वो प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे ही B के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो दोनों ही B हो या फिर एक B हो, तो ये जीनोटाइप हो गया। अब AB के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है भाई,
अब ए बी के अंदर देखो, हमने देख लिया कि अगर एक ए है या फिर अगर एक बी है तो एक ही डोमिनेंट होता है, ए या बी। अब अगर दोनों पे ही ए बी हो गया तो क्या हो जाए, मतलब दोनों पे ही ए बी नहीं, एक जीनोटाइप ए है और एक जीनोटाइप बी है, तो ये आई ए एंड आई बी बोथ मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी का एक ही एलील ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और ओ के अंदर क्या होता है, दोनों पे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ए एंड बी जो है एंटीजन वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इज़ इट क्लियर? थोड़ी सी खिचड़ी बन गई हो तो संभाल लेना। यही बताना चाहती थी कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ये जो है वो डिसाइड किस तरीके से होता है, ये डिसाइड करते हैं हमारे जीनोटाइप भाई साहब, डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन के अंदर ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो सेकंड ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है एच जीन सिस्टम। एच जीन सिस्टम क्या होता है, एच जो ऐसा माना गया है और ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो एच जीन है वो प्रीकर्सर फॉर्म होती है हमारे ए एंड बी जीन की, और ए और बी की जो क्या होती है, प्रीकर्सर फॉर्म होती है। मतलब छोटू सा बच्चा है एच फॉर, उससे ए या बी बनेगा, ठीक है। अब अगर डोमिनेंट है, दोनों में ही एच जीन्स है या फिर एच स्मॉल एच जो भी है, अगर ये एच जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो हमें जो है वो ए एंड बी दिखेंगे डोमिनेंटली। पर अगर ये जो एच जो है वो बहुत रेसेसिव है, छोटू सा मुन्नू सा बच्चा है, तो बेचारा ए और बी जो है वो नहीं दिखेगा। बहुत घटिया एग्जांपल दे रही हूँ बट समझने के लिए ठीक लग रहा है मुझे ये, कि अगर कोई बच्चा है उसमें दाढ़ी मूंछ आ रही है मतलब है दाढ़ी मूंछ है, मतलब ए बी जो है वो देखने को मिलेगा, प्रभाव उसका देखने को मिलेगा, पर दाढ़ी मूंछ है ही नहीं, तो उसकी एज बढ़ गई है, वो बड़ा हो गया है, इसका कौनो प्रमाण जो है वो नहीं माना जाएगा, ये लोग नहीं समझेंगे। सिंपल बात, ये क्या है, एच जो है, एच जीन जो है वो प्रीकर्सर फॉर्म है ए बी की। अगर एच जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो हमें ए या फिर बी जो है वो एंटीजन जो है वो आरबीसी पे देखने को मिलते हैं। अगर एच रेसेसिव फॉर्म में है तो ए एंड बी तो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो इजीली डिटेक्टेबल नहीं होंगे, हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्मल टेस्टिंग से हम निकाल देते हैं ना इसका ब्लड ग्रुप ए या बी है, वो नहीं निकाल पाएंगे, और ये बहुत रेयर होता है। और ये हमारे कहाँ पे मिलने को देखने को मिला था, बॉम्बे के अंदर फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। एंड इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके अंदर एच जो है वो बहुत ही रेयर होता है, उसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। और ये इस इंसिडेंट्स कैसे कितने देखने को मिलते हैं, बेसिकली 4 in 1 million, मतलब 1 मिलियन में 4। तो तुम्हें चाहिए तो किसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को ढूंढ लो, तुम्हें मिलियंस में एक मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप का था। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक और हमारा ब्लड ग्रुप का टाइप होता है आरएच सिस्टम, जिससे हम खुद बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि अगर एंटीजन डी जो है वो आरबीसीज पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो आरएच पॉजिटिव है, अगर डोमिनेंट फॉर्म में तो। और अगर एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है या रेसेसिव फॉर्म के अंदर है तो वो कौन सा हो जाएगा, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर आरबीसीज हैं, यहाँ पे कौन जन जो है वो आरबीसी पे बैठेगा, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जन बैठ सकता है, ए या फिर बी बैठेगा, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा कि यहाँ पे ए बैठेगा या फिर बी बैठेगा,
ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हमारा करेगा जीनोटाइप। और जीनोटाइप जो है वो क्या हो सकता है? या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में हो सकता है या फिर वो जो है वो रेसेसिव फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। सो ये इसकी डोमिनेंट फेज है। अब इसके बाद में अब ए या बी बैठेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? जीनोटाइप। इसके अलावा आरबीसी पे ऊपर एक और जन बैठा होता है जिसका नाम क्या है? डी एंटीजन। अब डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर डी फॉर डॉग है। और अगर नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? RH नेगेटिव। अब इसके अलावा एक और तामझाम हो गया। अब वो तामझाम क्या देखने को मिला हमें कि भाई ये जो ए और बी जिसको जीनोटाइप बेचारा डिसाइड कर रहा है, इसका बचपन का ट्रॉमा भी बीच में आ रहा है। अगर बचपन के अंदर एच जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा मत समझना कि बचपन में बच्चे के बचपन की नहीं बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, किसी बात कर रही हूँ ए और बी जो हमारा एंटीजन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सो एंटीजन ए और बी जब अपनी प्रीकर्सर फॉर्म में थे तब वो डोमिनेंट थे, राजा थे या नहीं थे? अगर वो थे तो हमें ये ए बी ब्लड ग्रुप, ये ए या बी जो भी है वो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल टेस्टिंग से। बट अगर नहीं थे, फुद्दू थे, तो ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। इसके लिए स्पेशल टेस्टिंग्स होती हैं। नॉर्मल ब्लड ग्रुप से आप इसको, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग सिस्टम से आप इसको असेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़े। होप सो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो हीमेटोलॉजिकल मतलब क्या? ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हमने पहले क्या पढ़ा? फैमिली के कैंसर्स पढ़ लिए। फिर हमने क्या पढ़ा? जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में क्या दिक्कत आती है वो पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना है? जो ब्लड है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसको हम पढ़ेंगे।